हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले। जैसा मैंने आपसे कल ही कमिटमेंट लिया था कि मैं जो नया टॉपिक लेके आऊंगा उसका नाम होगा समय और कार्य, मतलब टाइम एंड वर्क। ठीक है, तो पहले इस टॉपिक को समझते हैं। इस टॉपिक को कितने पार्ट में हम डिवाइड करेंगे ये समझेंगे। ठीक है, और उस टाइप के क्वेश्चंस को किस प्रकार करना है। ठीक है, तो जैसा आपको आपके समक्ष स्क्रीन पे दिख रहा है कि जो टॉपिक है इसमें एक रिलेशन पढ़ना है, कार्य क्षमता गुना समय बराबर अचर कार्य। ठीक है, अच्छा, टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, जैसा सभी बच्चों को पता है कि हमारा जो फोकस है वो क्या है, यूपीएससी सीसैट 2025। क्या है, 2025। और ध्यान रखिएगा बच्चा, ध्यान रखिएगा, वैसे बच्चे जो इसके साथ साथ आरओ और एआरओ का भी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। और आपके कंटेंट सिमिलर है, जो उसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है वो भी मैंने यहाँ पे कवर करने की पूरी कोशिश की है। एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप लोगों से है कि जब आप वीडियोस देख रहे हैं, तो जो क्वेश्चन मैंने आपके लिए ड्रॉप किया है उसको जरूर बनाइए, उसको स्किप मत कीजिए। ठीक है, उसको जरूर बनाइए। ठीक है, चलिए तो क्लास कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले एक चीज समझते हैं कि भाई यहाँ पे मैं कहना क्या चाहता हूं। मैंने यहाँ पे आपके स्क्रीन पे एक फॉर्मूला लिखा है। उस फॉर्मूला में क्या लिखा है, मैंने कहा है जो किसी भी कार्य करने की जो कार्य क्षमता होती है, मतलब इफिशियंसी, जिसको हम इस प्रकार से इंडिकेट करते हैं, कार्य क्षमता मतलब इफिशियंसी, अगर वो समय से गुना करता है तो वहां से एक अचर कार्य होता है। मतलब आप सिंपल समझो, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मान लेते हैं कि कोई भी एक बकेट है। ठीक है, ये कोई भी एक बकेट है। ठीक है, अब बकेट को अगर मुझे फिल करना है तो इसका आयतन जो होगा, यानी इसको अगर हम इंग्लिश में बात करें तो जो इसका वॉल्यूम होगा वो कितना होगा, वो मान लीजिए अगर मैं मानता हूं कि 100 लीटर है, तो जो भी इसमें नल को ओपन किया जाएगा तब तक नहीं माना जाएगा कि नल ने टंकी को फिल कर दिया जब तक वो 100 लीटर नहीं फिल हो जाए। यानी कि जो कार्य है वो किसके बराबर हो गया, इसके आयतन के बराबर हो गया। यहां पे कार्य किसके बराबर हो गया, उसके आयतन के बराबर हो गया। ये बात एक छोटी सी होगी जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अच्छा, जब आप टैप खोलेंगे तो उसकी कोई एफिशिएंसी होगी। एफिशिएंसी कहने का मतलब कि मान लो ये वाला जो टैप है, टैप ए जो है, ठीक है, वो मान लेते हैं कि 1 घंटे में 15 लीटर फिल करता है। कितना फिल करता है, 15 लीटर फिल करता है। तो भैया अगले 1 घंटे में वापस से 15 लीटर फिल करेगा, फिर अगले 1 घंटे में वापस से 15 लीटर फिल करेगा। मतलब कि कह सकते हैं कि भाई ये 15 लीटर पर आवर इसकी स्पीड कह लीजिए या कार्य करने की क्षमता कह लीजिए। ठीक है, क्या कह लीजिए, कार्य करने की क्षमता कह लीजिए या तो उसकी स्पीड कह लीजिए। ठीक है, अब सोचो 15 लीटर पर आवर के स्पीड से अगर इसको 100 लीटर फिल करना है तो टाइम कैसे निकलेगा। आप बोलोगे सर 1 घंटे में अगर 15 लीटर फिल करता है तो सपोज करते हैं कि 15 गुना एक्स करेंगे तो वहां से क्या मिलेगा, 100 मिलेगा, मतलब मेरा पूरा टंकी फिल हो जाएगा। तो भाई अगर मैं बोलूं कितना समय लगेगा तो आप कहेंगे 100/15, इसको सॉल्व करेंगे 20/3। ठीक है, 20/3 हो जाएगा। और इसको अगर मैं कन्वर्ट करता हूं तो 6 होल 1/3 ये आवर आएगा। अगर इसको मैं कन्वर्ट कंप्लीटली मिनट वगैरह में करता हूं तो 6 घंटा 20 मिनट में मेरा टंकी क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे आपको क्या समझ में आया कि किसी भी चीज को समझने के लिए टाइम एंड वर्क में ये पता होना चाहिए कि वो चीज पर आवर, प्रति घंटा कितना काम कर रहा है और टोटल कितने घंटे तक काम कर रहा है। इन दोनों का प्रोडक्ट, मतलब इन दोनों को गुना करने पे आपको समझ में आएगा कि कुल कितना कार्य मुझे करना होगा। ठीक है, तो यही चीज है जो मैंने यहां पे लिखने की कोशिश की है कि कार्य क्षमता जो होगा अगर मैं उसको समय से गुना करूंगा तो मुझे अचर कार्य मिलेगा। अब यहां पे अचर कार्य क्यों होगा, कार्य क्यों नहीं लिखा। अचर कार्य कहने का मतलब अगर मैं इसको डिफरेंट केस में पढ़ूं, डिफरेंट केस में पढ़ने का मतलब सपोज कीजिए कि अगर मैं दूसरा टैब लेता हूं। ठीक है, अब मैं अगर यहां पे ही दूसरा टैब मतलब दूसरा नल लेता हूं और मैं कहता हूं उसकी स्पीड जो है वो 20 लीटर पर आवर है। कितना है, 20 लीटर पर आवर। तो बताओ इसको कितना टाइम लगेगा। तो जब भी आप कंपैरिजन करेंगे कि भाई पहले वाले को 6 घंटा 20 मिनट लगा है, कब, जब उसकी स्पीड 15 लीटर पर आवर थी। लेकिन अगर मैं कोई दूसरा टैब ले लूं, दूसरा नल ले लूं जिसकी स्पीड 20 लीटर पर आवर है, तो उसको कितना समय लगेगा। तो इस कंडीशन में दोनों के लिए जो कार्य होगा हम उसको क्या मानेंगे,
अचर मानेंगे, मतलब फिक्स मानेंगे, कांस्टेंट मानेंगे। क्लियर है यहां तक? ठीक है, चलो एक चीज और देख लो, मैंने लिखा इफिशियंसी मल्टीप्लाई बाय टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा। ठीक है, किसी भी पर्सन के कार्य करने की क्षमता मल्टीप्लाई बाय उस कार्य को करने में लगा हुआ वक्त बराबर किसके होगा, कार्य के बराबर होगा। ठीक, अच्छा यहां पे अगर मैं कहूं कि इस कार्य को मैं थोड़ी देर के लिए अचर मान लेता हूं, जैसा कि अभी मैं कह रहा था कांस्टेंट मान लेता हूं, जैसे ही कांस्टेंट मानूंगा तो मैं कह सकता हूं इफिशियंसी जो हो जाएगा वो टाइम के विक्रमानुपाती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समय के विक्रमानुपाती हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, मानुपाती। ठीक है, अगर मैं इसको हिंदी इंग्लिश में कहूं तो कह सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, क्या इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ बच्चा कि अगर वर्क को कांस्टेंट माना जाए, अगर कार्य को कांस्टेंट माना जाए यानी कि अचर माना जाए, क्या माना जाए, अचर माना जाए, तो उस कंडीशन में उस समय अगर मैं किसी भी पर्सन की एफिशिएंसी को बढ़ाऊंगा तो वो जो काम करने में जो समय लेगा उसका मान घटेगा, या अगर मैं एफिशिएंसी को घटाऊंगा तो उसके कार्य करने का जो समय होगा वो बढ़ेगा। ठीक है, उसके कार्य करने का समय जो होगा वो बढ़ जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा आपको कि कोई भी एक कार्य है, ठीक है, कोई भी एक कार्य है, मान लीजिए वो कार्य 20 दिन में पूरा हो जाता है। कितने दिन में होता है, 20 दिन में पूरा होता है। ठीक, अगर एक पर्सन 2 इकाई काम, 2 यूनिट काम पर डे करता है, 2 इकाई काम पर डे करता है, तो उसको टोटल कितने दिन लगेंगे, आप कहोगे सर 10 दिन लगेगा। अगर कोई पूरा कार्य 20 दिन में हो रहा है, ठीक है, 20 दिन कह लीजिए, या उसको एक काम कीजिए 20 दिन ना मान के आप मान लीजिए कि कोई कार्य है जिसकी मान 20 यूनिट है। कितना मान है, 20 यूनिट है। कोई कार्य है जिसका मान कितना एज्यूम किया मैंने, 20 यूनिट एज्यूम किया। अगर 20 यूनिट है कार्य, ठीक है, अगर वो एक दिन में 2 यूनिट कार्य कर रहा है तो टोटल 20 यूनिट करने में कितना दिन लगेगा, 10 दिन लगेगा। अब देखो, अगर मैं उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा रहा हूं, अगर मान लीजिए मैं 2 को क्या कर दूं, 5 यूनिट पर डे कर दूं, मतलब वो पर्सन 2 की जगह 5 यूनिट वर्क प्रतिदिन करता है, तो अब आप देखो कि 20 यूनिट करने में कितना दिन लगेगा, मात्र 4 दिन लगेगा। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया बच्चा, आपने ऑब्जर्व किया जैसे ही मैंने उसके कार्य करने की क्षमता को बढ़ाया, उसके, ठीक है, उसके जो कार्य करने का जो समय था वो क्या हो गया, घट गया। तो इसी को कहा जाता है विक्रमानुपाती संबंध, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं कि ये जो टॉपिक है इसको हम कितने पार्ट में पढ़ेंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये जो टाइम एंड वर्क है आपका, ये जो आपका टाइम एंड वर्क टॉपिक है, जिसको मैंने क्या कहा है, कार्य और क्षमता, सॉरी कार्य और समय और कार्य, समय और कार्य, ये जो टॉपिक है बच्चा, इस टॉपिक को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 2 पार्ट में डिवाइड किया है। अब ये 2 पार्ट क्या है वो समझो। एक पार्ट में हम पढ़ेंगे एक समान कार्य करने की क्षमता, एक समान कार्य क्षमता, और एक साइड में पढ़ेंगे, ठीक है ना, असमान कार्य क्षमता, समान कार्य क्षमता। ठीक है, जिसको अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो इसको कहूंगा मैं सेम एफिशिएंसी। क्या कहूंगा, सेम एफिशिएंसी। और इसको क्या कहूंगा मैं, डिफरेंट एफिशिएंसी। इसको क्या कहूंगा मैं, डिफरेंट एफिशिएंसी। तो पूरा टॉपिक मात्र इसी 2 पार्ट में डिवाइड होगा, एक समान कार्य क्षमता और असमान कार्य क्षमता, मतलब कि सेम एफिशिएंसी और डिफरेंट एफिशिएंसी। अभी फिलहाल मैं आपको शॉर्ट में समझाऊं तो जब भी मैं सेम एफिशिएंसी की चर्चा करूंगा, जब भी मैं सेम एफिशिएंसी मतलब एक समान कार्य क्षमता की बात करूंगा, तो ध्यान रखना उस समय एक फॉर्मूला यूज होगा, mdh/w इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। mdh/w इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, क्या होता है, mdh/w इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर लूं यहीं पे, तो क्या है, m जो है वो आपका मैन पावर है, ठीक है, d जो है वो आपका डे है, मतलब कि दिन है, h जो है आपका आवर है, मतलब कि बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं, घंटा है, ठीक है, w जो है वो आपका वर्क या वेजेज है, वर्क या वेजेज मतलब कार्य या डेली भत्ता है,
और कांस्टेंट का मतलब तो मेरे ख्याल से आपको अचर पता ही है, ठीक है। और अगर मैं इसी इक्वेशंस को यूज करूं तो मैं ये भी कह सकता हूं कि m1d1h1 अपॉन में w1 इज इक्वल टू m2d2h2 अपॉन में w2। ये जो है वो कॉन्सेप्ट पढ़ा जाता है, ठीक है। कब? जब हम सेम इफिशियंसी की बात कर रहे होते हैं। किसकी बात कर रहे होते हैं? सेम इफिशियंसी की। अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए मुझे डिफरेंट इफिशियंसी यानी कि असमान कार्यक्षमता की बात करना होगा, असमान कार्यक्षमता की बात करना होगा। तो जब हम असमान कार्यक्षमता की बात करेंगे तो वहां पे समस्या को हम दो स्टेप में बनाएंगे। पहला आपको निकालना होगा टोटल यूनिट वर्क। टोटल यूनिट वर्क अगर मैं लिख दूं टोटल यूनिट वर्क यानी कुल कार्य इकाई, कुल कार्य इकाई, ठीक है। और इसको निकालने के लिए किस चीज का यूज करेंगे? इसको निकालने के लिए हम एलसीएम का यूज करेंगे। और दूसरा स्टेप होगा हमारा पर डे वर्क या पर आवर वर्क, यानी कि 1 घंटे में किया गया कार्य या 1 दिन में किया गया कार्य। तो फिलहाल जो आज का लेक्चर है, जो आज की क्लास मैंने डिजाइन की है, वो मेरा फोकस है किसके ऊपर? डिफरेंट एफिशिएंसी के ऊपर। तो मैं आज इसको स्टार्ट करूंगा और मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। मान लीजिए कि मैंने आपसे कहा कि एक कोई प्राणी है, एक कोई शख्स है ए नाम का, जो किसी भी दिए हुए कार्य को 10 दिन में पूरा करता है। ए नाम का कोई आदमी है जो दिए हुए कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करता है? 10 दिन में को पूरा करता है। वहीं बी उसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है। वहीं बी उसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर ये दोनों मित्र आपस में एक साथ जुड़ जाएंगे तो कार्य करने में कितना समय लगेगा? तो कार्य करने में कितना समय लगेगा, ये हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहां पे आप समझना, यहां पे पहली चीज देखो कि सबसे पहले अगर आप मैं समझने की कोशिश करूं कि ये सेम एफिशिएंसी के क्वेश्चन मतलब समान क्षमता वाले क्वेश्चन है कि असमान क्षमता वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो एक प्राणी है, एक आदमी है जिसको एक सेम कार्य को करने में 10 दिन लगता है और उसी सेम कार्य को करने में दूसरे बंदे को 20 दिन लगता है। मतलब दोनों के कार्य करने की क्षमता अलग है। यानी कि अभी हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो सेकंड फेज है। अब सेकंड फेज में पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप था टोटल यूनिट वर्क निकालना, जो कि किसके बराबर होता है? एलसीएम के बराबर होता है। और दूसरा होता है आपका पर डे वर्क निकालना, ठीक है, या पर आवर वर्क निकालना। अगर ध्यान रखना क्वेश्चन तुम्हारा डे में चल रहा होगा तो डे निकालेंगे, क्वेश्चन तुम्हारा आवर में चल रहा होगा तो आवर निकालेंगे ना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर मुझे एलसीएम निकालने की बात की जाएगी तो मैं एलसीएम कैसे निकालूंगा? देखो एलसीएम निकालने के 2-3 तरीके हैं, मैं तुम्हें बताता हूं। पहला एलसीएम निकालने का जो तरीका होगा, पहला जो एलसीएम निकालने का तरीका है उसमें क्या करना है? जैसे मान लो एक संख्या है 10, एक संख्या है 20, मुझे अगर इसका एलसीएम निकालना है तो आपको क्या करना है? बड़ी वाली संख्या को पिकअप करना है, बड़ी वाली संख्या को पिकअप करना और देखना है क्या वो छोटी वाली संख्या से विभाजित है या नहीं है। यानी कि द बिगेस्ट नंबर इज डिविजिबल बाय स्मॉलेस्ट वन और नॉट। जो बड़ी संख्या वो छोटी संख्या से विभाजित है या नहीं है। यहां मुझे दिख रहा है कि जो बड़ी संख्या वो छोटी संख्या से विभाजित है। जब छोटी संख्या से विभाजित है इसका मतलब कि भाई मेरे इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा? 20 होगा। इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा? 20 होगा। वहीं दूसरा नंबर लेते हैं, जैसे मान लीजिए 10 हो गया, 20 हो गया और 30 हो गया, ठीक है। आप सेम लॉजिक लगाओ तो जो ये संख्या है 30 है, ये जो 30 है, ठीक है। अगर मैं बचे हुए नंबर जो उससे छोटे नंबर है अगर मैं उससे चेक करूं तो मुझे दिख रहा है 10 से तो विभाजित है, 10 से तो विभाजित है पर वो 20 से विभाजित नहीं है। 10 से तो विभाजित है पर वो 20 से विभाजित नहीं है। इसका मतलब कि दिए हुए संख्या का कभी भी लघुत्तम यानी कि एलसीएम 30 नहीं होगा। अब आपको क्या करना है? 30 का पहाड़ा पढ़ो। 30 दूनी कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30 दूनी 60 हो जाएगा। अभी मैं वैसे तरीके बता रहा हूं जिसका टेबल पढ़ना, पहाड़ा पढ़ना आपके लिए थोड़ा सा इजी होगा। अब एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, आएगा तो एक ही दो, तो जितनी वेराइटी पॉसिबल है क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए वो आप वहां पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो 30 दूनी कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अब थोड़ा सा बाहर की आवाज को इग्नोर करना, ठीक है। देखो तो अब ये जो 60 है वो 10 से भी डिविजिबल है
और ये 20 से भी डिविजिबल है, और 30 का तो पहाड़ा ही पर है, मतलब 30 से भी डिविजिबल होगा। तो मैं कह सकता हूं कि 10, 20, 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 10, 20, 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल और लेते हैं। एक एग्जाम्पल मान लीजिए, अगर मैंने आपको कहा कि कोई संख्या है 15, 20, ठीक है, और 30 और 45, ठीक, 15, 20, 30 और 45। अब मुझे अगर इस संख्या का एलसीएम निकालना है, अगर मुझे इस संख्या का एलसीएम निकालना है तो कैसे निकलेगा, देखो। सबसे पहले अगर मैं देखूं तो ये जो 45 है, ठीक है, वो मेरा 15 से तो डिविजिबल है, ना ही 20 से है, ना ही 30 से है। ठीक है, अब इसका टेबल पढ़ो। 45 दूनी कितना होता है, 90। अब जो 90 है वो 15 से भी डिविजिबल है, पर 20 से नहीं है और 30 से है, तो इसका एलसीएम अभी भी नहीं होगा। अगर मैं 45 का टेबल 3 बार पढ़ूं तो कितना हो जाएगा, 135। ठीक है, अब 135 15 से तो डिविजिबल है, पर बाकी 20 और 30 से डिविजिबल नहीं है। 45 का टेबल में 4 बार पढ़ूं कितना हो जाएगा, 180। अब 180 15 से भी डिविजिबल है, 20 से भी डिविजिबल है और 30 से भी डिविजिबल है, मतलब इन दिए हुए संख्या का एलसीएम कितना होगा, 180 हो जाएगा। ये वो तरीका है जिस कंडीशन में अगर मुझे टेबल याद है तो। अब मैं बात करूं कि अगर मुझे टेबल नहीं याद है तो अब आपको क्या करना है, उस कंडीशन में आप एचसीएफ मेथड लगाएंगे। एलसीएम जरूर निकाल रहे हैं, निकाल क्या रहे हैं, एलसीएम, लेकिन मैंने वर्ड क्या बोला, उस कंडीशन में आप एचसीएफ मेथड यूज करेंगे। अब एचसीएफ मेथड कैसे यूज करते, देखो, जैसे संख्या है मेरे पास 15, 20, 30, 45, ये संख्या है। अब ऐसी कोई संख्या देखो जो कि हाईएस्ट कॉमन होना चाहिए, जो कि हाईएस्ट कॉमन होना चाहिए, मतलब ऐसा समान अंक यानी उभयनिष्ठ संख्या देखो जो सबसे बड़ी इसमें क्या हो, सामान्य हो। तो मुझे समझ में आ रहा है कि 5 वो संख्या होगी। कौन सी संख्या होगी, वो 5 होगी। तो अगर मैं 5 यहां से कॉमन निकालता हूं तो मुझे यहां पे क्या मिलेगा, 15, 15, पंचों को 20, ठीक है, 6 पच्चे 30 और 9 पच्चे 45। ठीक है, अब यहां पे एक बात समझना, फर्स्ट स्टेप में ये मैंडेटरी है कि जो आप उभयनिष्ठ संख्या निकाल रहे हैं वो दिए हुए सारे संख्याओं का उभयनिष्ठ होना चाहिए। ठीक है, लेकिन सेकंड स्टेप से जरूरी नहीं है, अगर कोई एक स्किप भी हो रहा है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, अच्छा, अब दिए हुए संख्या में मुझे दिख रहा है ये भी 3 से विभाजित है, ये तो नहीं है, ये भी 3 से विभाजित और ये भी 3 से विभाजित, क्यों ना मैं 3 निकाल लूं। जैसे ही मैं 3 निकालूंगा, पंक्तियां कितना हो जाएगा, 15, यहां हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा आपका 3। यहां तक सही है। अब अगर आप देखोगे तो इन दोनों में 2 जो है वो उभयनिष्ठ है, तो अगर मैं 2 कॉमन निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 30, यहां पे 1, ये 2, ये 1 और अब 3। अब कुछ भी कॉमन नहीं है, भाई सबको मल्टीप्लाई करा दो। तो अगर मैं इन सबको मल्टीप्लाई कराऊं तो कितना होगा, 30 गुना 1 गुना 2 गुना 1 गुना 3। तो मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 90, 90 दूनी 180। यहां से भी आपका जो उसका लघुत्तम आना चाहिए वो कितना आएगा, 180 आएगा। ठीक है, अगर मेरी बात तुम्हें समझ में आ गई होगी तो कॉपी पे रिप्लाई करके मुझे बताना कि 12, 18, 24 का एलसीएम कितना आना चाहिए। 12, 18, 24 का एलसीएम कितना आना चाहिए। जनरली यही सब वो नंबर हैं जो एग्जाम में बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। मेरा क्वेश्चन क्या था, मेरा क्वेश्चन ये था, यदि ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 20 दिन में करता है, मतलब जो कार्य ए करेगा वही कार्य बी करेगा, लेकिन ए को 10 दिन में हो जाता है और बी को कितना वक्त लगता है, 20 दिन लगता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो बताओ कार्य कितने दिन में होगा। तो बताओ कार्य कितने दिन में होगा। अब देखो आपको करना क्या है, सबसे पहले आप इसको थोड़ा सा लिखने का स्ट्रक्चर बदल लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में तो स्टेटमेंट लिखा रहेगा, तो आप ऐसे लिख लेना, ए के सामने में 10 दिन, बी के सामने में 20 दिन और इसको ए प्लस बी के सामने में क्वेश्चन मार्क, ये लिख लीजिएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में मैंने कहा कि पहला स्टेप है ये पता करना कि कुल कार्य कितना है, मतलब कि एलसीएम निकालना है। और एलसीएम निकालना मुझे कितना है, किसका है, तो मुझे एलसीएम निकालना है 10 और 20 का। तो 10 और 20 का जो एलसीएम आता है वो कितना आ जाएगा, 20 आएगा। 10 और 20 का एलसीएम कितना आएगा, 20 आएगा। मतलब इस क्वेश्चन में टोटल यूनिट वर्क, मतलब कुल कार्य इकाई कितना है, 20 यूनिट है। कितना है, 20 यूनिट है। ठीक है, अब जरा सोच के बताओ, अगर कुल कार्य 20 यूनिट है और ये अगर 10 दिन में खत्म करता है, मतलब एक दिन में ये 2 यूनिट पर डे बना सॉल्व करता है। कितने दिन में सॉल्व करता है, 2 यूनिट पर डे, मतलब एक दिन में ये कितना कार्य करता है,
2 यूनिट करता है। वहीं पे इसका जो मित्र है वो एक दिन में कितना करता है, मात्र 1 यूनिट करता है। क्यों? क्योंकि वो 20 दिन में खत्म कर रहा है, 20 यूनिट 20 दिन में खत्म कर रहा है। तो मतलब औसतन वो एक दिन में कितना काम कर रहा है, मात्र 1 यूनिट कर रहा है। ठीक है, अब यहां पे देखो, अगर ए 2 यूनिट करता है और बी 1 यूनिट करता है, मतलब ये दोनों मिलके कितना कर रहे हैं, 3 यूनिट पर डे कर रहे हैं। दोनों मिलके कितना कर रहे हैं, 3 यूनिट पर डे कर रहे हैं। तो बच्चा सोच कि अगर एक दिन में 3 यूनिट हो रहा है तो 20 यूनिट होने में कितना टाइम लगेगा। तो सिंपली 20/3 कर देंगे। तो 20/3 करने का मतलब 6 होल 1/3 डेज, इतने दिन में आपका कार्य कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसके लिए आपका करेक्ट आंसर कौन होगा, 6 होल 1/3। ठीक है, 6 होल 1/3 दिन में दिया हुआ कार्य कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, पहले वीडियो को पॉज करना अगर तुम्हें समझ में आ गया हो तो, ठीक है, और उसके बाद बनाना। जैसे मान लो क्वेश्चन है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी उसी कार्य को, ठीक है, 12 दिन में करता है। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। वीडियो को पॉज करो और बनाओ। ठीक है, देखिए अगर मान लीजिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो अगेन मैं इसका एलसीएम लूंगा। तो 10 और 12 का जो एलसीएम आता है वो कितना आ जाता है, 60 आ जाता है। कितना आ जाता है, 60 आ जाता है। ठीक है, 10 और 12 का एलसीएम कितना हो जाता है, 60 हो जाता है। तो जरा सोचो, अगर डे नहीं होगा, यूनिट होगा। 60 यूनिट होता है। तो अगर कुल कार्य 60 यूनिट है और ये 10 दिन में कंप्लीट कर रहा है, मतलब पर दिन, प्रतिदिन कितना काम कर रहा है, वो 6 यूनिट काम कर रहा है। और ये प्रतिदिन कितना काम कर रहा है, 5 यूनिट कर रहा है। ये कितना कर रहा है, 5 यूनिट कर रहा है। तो बच्चा मेरे दोनों मिलके कितना करेंगे, 6 5 11 यूनिट प्रतिदिन हो रहा है। अगर दोनों मिलके करेंगे तो कितना कार्य हुआ, 11 यूनिट हुआ। और जब बेटा 11 यूनिट हुआ तो 60/11 करूंगा अगर मैं, तो ये कितना हो जाएगा, 5 होल 5/11 यूनिट, 5 होल 5/11 डे। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, अब यहां पे एक क्वेश्चन ये मन में आ रहा होगा आपके कि क्या ये कॉन्सेप्ट 2 ही लोगों के साथ लग सकता है। तो नहीं, ये क्वेश्चन 2 या 2 से ज्यादा लोगों के साथ इस कॉन्सेप्ट को हम यूज आसानी कैसे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक नंबर लेता हूं कि ए किसी कार्य को 8 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 12 दिन में करता है, सी उसी कार्य को 15 दिन में करता है और डी उसी कार्य को 20 दिन में करता है। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि बताओ कि अगर इन चारों को मिला दिया जाए तो कुल कार्य कितने दिन में होगा। तो कुल कार्य कितने दिन में होगा, अब ये क्वेश्चन है आपके समक्ष। ठीक है, अब जरा सोचो कि भाई मेरे अगर मुझे कुल कार्य निकालना है तो जस्ट अभी सर ने मुझे कहा कि आप इसका सबसे पहले टोटल यूनिट वर्क निकालो। क्या निकालो, टोटल यूनिट वर्क निकालो। टोटल यूनिट वर्क निकालने का मतलब मुझे क्या निकालना है, इसका एलसीएम। और इसका एलसीएम कितना आएगा, 120 यूनिट आएगा। अब मैं एक बार और एक्सप्लेन कर दूं कैसे। देखो तुम्हारे पास नंबर कौन है, 8 12 15 20। 20 के टेबल में तो कोई डिविजिबल नहीं है फिलहाल। अगर मैं 40 लेता हूं तो सिर्फ ये डिविजिबल होगा, बाकी नहीं है। अगर मैं 60 लेता हूं तो ये भी नहीं, ये नहीं होगा, फिर ये तो हट जाएगा। ठीक है, अगर मैं 60 लेता हूं तो ये दोनों हो जाता है पर ये नहीं हो रहा। ठीक है, अगर मैं उसको 80 करता हूं तो ये हो जाता है, ये दोनों मना कर देते हैं। अगर मैं 100 करता हूं तो ये हो जाएंगे, ये भी नहीं होगा, कोई नहीं होगा। और यहां से अगर मैं 120 करता हूं तो भैया सारे के सारे हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि 15 8 120 होता है, 12 10 120 होता है, 15 8 120 होता है। ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 120। तो इसका मतलब ये 15 यूनिट पर डे कर रहा है, ये 10 यूनिट पर डे कर रहा है, ये 8 यूनिट पर डे करेगा और ये भाई साहब 6 यूनिट पर डे करेंगे। ठीक है, तो मैंने प्रत्येक पर्सन का एक दिन का कार्य करने का वैल्यू निकाल लिया कि अगर वो पर्सन अकेले एक दिन में कार्य करता है तो कितना समय लेगा, एक दिन में कितना कार्य करेगा। तो देखो भैया 15 इसका, 10 इसका, 25 25 8 33 33 और 6 39। तो मतलब अगर ये मिल के करते हैं तो 39 यूनिट पर डे करेंगे। कितना करेंगे, 39 यूनिट पर डे करेंगे। तो बच्चा आंसर कितना होगा, 120/39, जिसको अगर मैं सॉल्व करूं तो 39 3 होल 3/9 डेज। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहेंगे तो ये 3 1/13 डे हो जाएगा।
ऐसे ही यहाँ पे भी हो रहा था, वो मैंने ध्यान नहीं दिया था। 120 बटा अगर 39 करोगे तो 3 से कटोगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, इसका कन्वर्जन नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया कि 2 आदमी होगा तो भी चल जाएगा, 2 से ज्यादा लोग होंगे तो भी चल जाएंगे। अब एक बात और आती है, कभी कभी आपसे यही नहीं पूछेगा कि कार्य कितने दिन में हुआ, कभी कभी आपसे ये पूछेगा, जैसे मान लीजिए उसने कहा कि मान लो ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 20 दिन में करता है और सी उसी कार्य को 15 दिन में करता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ 3 दिन बाद, ठीक है ना, कितना कार्य शेष है, कितना कार्य शेष है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन जनरली, ठीक है, भिन्न में पूछे जाते हैं, भिन्न में पूछे जाएंगे और बहुत होगा तो प्रतिशत में, लेकिन जनरली देखा गया है, मतलब 99% क्वेश्चन इसका भिन्न में होता है कि कितना प्रतिशत कार्य शेष बचा है, भिन्न में बताइए। तो देखो स्टेप मत चेंज करना, सिंपल वही तरीका लो, इन कैल्शियम निकालो, 60 यूनिट आएगा, यहां हो जाएगा 6 यूनिट पर डे, ये हो जाएगा 3 यूनिट पर डे और ये हो जाएगा 4 यूनिट पर डे। तो भैया एक दिन में कितना काम हो रहा है, 9 4 13 यूनिट काम हो रहा है। ठीक है, अब यहां पे ऐसा नहीं करना है कि अब मैं 60/13 कर दूं और मैं बोलूं भैया 13 5 65 5 ये मेरा आंसर होगा, ये तो बताना ही नहीं है, ये तो क्वेश्चन में पूछा ही नहीं है। क्वेश्चन पूछा है कि 3 दिन के बाद कितना कार्य शेष है। तो भाई अगर मैं एक दिन में 13 यूनिट कार्य कर रहा हूं तो 3 दिन में कितना करूंगा, मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड 3 से, तो मतलब 3 दिन में आप टोटल 39 यूनिट कार्य करेंगे। और टोटल कार्य था कितना आपके पास, 60 में से कर कितना लिया आपने, 39, तो शेष कितना बचा, मतलब रिमेनिंग वर्क, शेष वर्क कितना बचा, 60 माइनस 39, मतलब टोटल कितना बचा, 21, टोटल कितना बचा 21 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन क्योंकि भिन्न में पूछा है तो 21/60 मतलब 7/20 कार्य अभी भी क्या हो चुका है, बचा हुआ है। 7/20 कार्य अभी भी क्या है, बचा हुआ है। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि कितना कार्य बचा हुआ है तो आपको क्या करना है, सिंपली एलसीएम लेके पर डे निकाल लीजिए, एक दिन में कितना कार्य हुआ है। क्वेश्चन जितने दिन तक बोल रहा है सॉल्व करने के लिए कि जितने दिन तक कार्य हुआ है वो निकाल लीजिए और फिर बचा हुआ कार्य निकाल लीजिए। ये क्वेश्चन आपके लिए मैं दे रहा हूं स्क्रीन पे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 6 दिन में करता है और बी उसी काम को 15 दिन में करता है और सी उसी काम को 20 दिन में करता है। अब आपको बताना है कि 2 दिन बाद कितना कार्य शेष होगा, कितना कार्य शेष होगा। ये क्वेश्चन का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे कि भाई कितना कार्य आपके लिए बचा होगा 2 दिन के बाद। ठीक है, अच्छा अगले क्लास में इसका थोड़ा सा एडवांस पोर्शन और पढ़ेंगे और उसके बाद हम चले आएंगे ऑल्टरनेट डेज पे, मतलब जब कार्य एक दिन छोड़ कर किया जाएगा, मतलब पर्सन एक दिन गैप करेगा। जैसे मान लो पहले दिन ए आएगा, दूसरे दिन बी आएगा, तो अगला जो क्लास होगा हमारा वो ऑल्टरनेट डेज बेस्ड होगा। तो गाइज आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।